हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्पर्धा टेस्ट डिस्कशन 2। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सेकंड वाला जो आपके पास ओपन टेस्ट हुआ है उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग बाय द ऑर्डर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इट डील्स विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ हाइड्रोकार्बन एक्स, कोई एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास X, इसमें आपके पास 91.2% ऑफ कार्बन है। यू हैव कार्बन 91.2% और बाकी का जो बचा हुआ है 8.8%, दैट इज योर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कार्बन का इतना परसेंटेज है इस हाइड्रोकार्बन में, अननोन हाइड्रोकार्बन है, हमें नहीं पता क्या फॉर्मूला है, और हाइड्रोजन का आपके पास ये परसेंटेज है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, द कंपाउंड ऑन क्लोरीनेशन यूजिंग क्लोरीन इन सनलाइट, इट इज Cl2 by H nu, तो दैट मीन्स सनलाइट में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आपके पास ये कंपाउंड है, when it is heated or when it is halogenated in the presence of light, तो it gives Y, यानी कि X का रिएक्शन by this gives Y। ठीक है, देन एंड विथ Cl2 in AlCl3, और अगर हम X का ही रिएक्शन Cl2 AlCl3 पे कराएं, दिस इज योर रिएक्शन फॉर, अगर आपके पास बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं तो वो ये आपके पास रिएक्शन देते हैं, गिव्स 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑफ Y, यानी कि आपके पास इसमें आपको 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आपके पास अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एरोमेटिक रिंग का फीचर है कि वो ये रिएक्शन शो करेंगे, ये हेलोजिनेशन उनके अंदर हो जाएगा नॉर्मल, दिस इज हेलोजिनेशन, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आपके पास पहली बात, वन थिंग, देयर इज सम रिंग विच इज एरोमेटिक, और क्योंकि आपको मोनोक्लोरो आइसोमर्स मिल रहे हैं, वेदर मेजर और वेदर माइनर, इसका मतलब है उसमें आपके पास क्लोरीनेशन जो हो रहा है दैट कैन अकर एट द मेटा प्लेस, एट द पैरा प्लेस और दी ऑर्थो प्लेस। ठीक है, और जो आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि Cl2 in the presence of sunlight is giving you some chlorinated product, some halogenated product, इसका मतलब ये रिएक्शन आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती है। ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, इट इज बेसिकली फॉर फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो बाय दीज इंफॉर्मेशन वी कैन सी, अगर मेरे पास कोई एक एरोमेटिक रिंग होगा तो उसमें मेरे पास एक सैचुरेटेड कार्बन जरूर होगा जिस पे मेरे पास ये रिएक्शन हो जाएगी, और इसके जो आइसोमर्स बनेंगे, जब अगर मान लीजिए मैं ये Cl2 के साथ रिएक्शन करूंगी तो ये हो जाएगा CH2Cl। ठीक है, और अगर हम इस Cl के साथ नहीं कर रहे हैं, अगर हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कर रहे हैं, तो आपके पास एक क्लोरीन यहाँ पे लग सकता है, एक केस में हो सकता है आपके पास क्लोरीन, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, एक केस में आपके पास मेटा पे लग सकता है, और एक केस में हो सकता है कि आपके पास ये पैरा पे लग जाए। ठीक है, तो जो X आपके पास कंपाउंड हुआ, एंड यू कैन कंफर्म इट बाय द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो X हमारे पास जो कंपाउंड हुआ दैट इज योर टोलुइन। X इज दिस, पर आपसे क्वेश्चन में X क्या है ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है कि जो X है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर वैसे भी इतना कम नजर आ रहा है, इसका मतलब आपके पास अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा, हाइड्रोजन वैसे भी कम होने वाली है। तो दिस इज टोलुइन एंड इट इज X, और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कर सकते हैं विच विल कम आउट टू बी 15। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका आंसर है B 15। तो this is how you can calculate, like 1 2 3 4 5 6 7 carbons are there, then you can find out the hydrogens in it। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Next question is saying how many among the following cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis. इनमें से कौन कौन से जो compounds है, which of these compounds cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis. तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से किस टाइप के कंपाउंड्स आपके पास रिएक्ट करेंगे. सो दोज विल बी प्राइमरी अमीन्स. ठीक है, प्राइमरी अमीन्स जो है आपके पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देंगे. तो इस, क्योंकि ये आपके पास एक इंटीजर फॉर्म में आंसर आने वाला है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन 4 इज करेक्ट. जो डी ऑप्शन है 4. और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस देंगे, वो आपके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दी सेवेंथ. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सेवेंथ दे विल गिव गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. और इसके अलावा बाकी जो बचे 4 हैं वो आपके पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नहीं देंगे. The reason is the secondary, the tertiary, the vinyl and the aryl halides will not give the Gabriel Thalamide synthesis. ठीक है, तो option D is correct for 27th question number. Moving on to the next question. अगले सवाल आपके पास solutions chapter का है. It is about vapor pressure. Question number 28. It says you have 6 gram of urea. Weight of यूरिया इज 6 grams. ठीक है, और आपसे आगे बोला गया है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60 grams. Was dissolved in 9.9 moles of water. वाटर के मोल्स हमको गिवन है विच इज 9.9. इतने मोल हमारे पास पानी है और इसमें हमने 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व कर दिया है. फुल स्टॉप. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज P0. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर आपके पास P0 है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल्स टू P0. ठीक है, then the vapor pressure of the solution is dash P0. यानी कि आपको vapor pressure of solution निकालना है in terms of P0. ठीक है, तो हम इसमें relative lowering of vapor pressure का formula use करने वाले हैं, which is your P0, that is the solvent का original vapor pressure minus solution का vapor pressure divided by again the pure solvent का vapor pressure is equals to number of moles of solute upon total number of moles. ठीक है, total number of moles आपके पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे. पहली बात तो number of moles of urea कितना है, that is weight of urea divided by molar mass of urea. It will come out to be 0.1 मोल. ठीक है, तो ये आपके पास 0.1 मोल आ गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, टोटल मोल आपके पास कितने हो जाएंगे 9.9 प्लस 0.1, क्योंकि सोल्यूशन में हमारे पास दोनों चीजें हैं, दैट इज योर वाटर एंड यूरिया. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इन वाटर प्लस इन यूरिया. ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 10. टोटल मोल्स आपके पास सोल्यूशन में आ रहे हैं 10. तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. P0 को हमको एज इट इज लिखना है क्योंकि वी वांट द आंसर टू बी इन द टर्म्स ऑफ P0. तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं अगर ये P0 से दोनों साइड अगर डिनोमिनेटर को अलग कर दूं, व्हाट विल इट बी 1 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू सोल्यूट के मोल्स हैं आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स है हमारे पास 10. ठीक है, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा. PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 100, दैट इज 0.01. तो आपके पास क्या आएगा 0.99. ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी
is correct. It is basically 0.99. तो आपके पास C option is correct. Now moving on to the next question. Next question is about work done. So this question is basically your question on thermodynamics and thermochemistry. उस पे आपके पास ये सवाल है. The question is saying you have 2 moles of zinc dissolved in HCl at 25 degrees Celsius. So the temperature condition is 25 degrees Celsius and it is 298 Kelvin. Number of moles of zinc dissolved is basically 2 moles. ठीक है. Now you have to find the work done with the sign in open vessel is. Now you have to find the work done with the sign also. Sign मतलब आपके पास positive negative कैसा आएगा. Work done by the system है या work done on the system है. If it is work done by the system it will be negative. It is the work done on the system it will be positive. So we follow different rules from the physics. तो 2 मोल जिंक है आपके पास, उसे हमने HCl में डिसॉल्व किया है 25 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा बी. हम सब जानते हैं. नहीं जानते हैं तो हम जान सकते हैं. तो माइनस ऑफ डेल्टा एन गैस आर टी. दिस इज द मोल्स ऑफ द गैस. कि गैस के मोल्स में आपके पास कितना चेंज आ रहा है. सी जब हम जिंक का आपके पास HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा. Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2. ठीक है. तो आपके पास जो मोल्स का चेंज आ रहा है, सी एवरी अदर थिंग इट विल बी सॉलिड, इट विल बी लिक्विड, इट विल बी लिक्विड और इट विल बी सॉलिड. तो गैस हमारे पास क्या बन रही है, सिर्फ H2. तो मोल्स में अगर हम देखें, डेल्टा एन में अगर हम चेंज देखें तो वो सिर्फ क्या है हमारे पास 1. ओके. सो द क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब आपके पास 2 मोल्स हैं, जब 2 मोल्स हो गए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे. तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा 2. ठीक है. तो डेल्टा एन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 2. तो हम कैसे निकाल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू 8.314 फॉर आर की वैल्यू लेंगे इंटू आपके पास 298. ठीक है. तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमें सॉल्व करनी है. सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा बी, दैट इज माइनस ऑफ 4.96 बिकॉज इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. गैस इवॉल्व हो रही है, सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको यूनिट लिखनी है तो इट इज इन किलो जूल्स. किलो जूल में आपके पास ये आंसर आया है. Now next question is how many mole of AgCl would be obtained. कितना मोल AgCl आपके पास obtain होगा when 100 ml of 0.1 molar CONH3 का whole 5 Cl3 is treated with excess of AgNO3. So it is about the ionizable valencies and all that, primary valency and secondary valency. तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कॉपर अमोनिया का होल 5 एंड यू हैव Cl3. ठीक है. इसको अगर हम एक्सेस ऑफ AgCl के साथ ट्रीट करते हैं और इसका मोलारिटी आपको गिवन है कितना 0.1, इसका वॉल्यूम आपको गिवन कितना है 100 ml. कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आएगा 0.1 लीटर्स. तो इसका ये अमाउंट है और इसका आपने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया है तो कितना AgCl आपके पास बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले देखना है इसके नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपके पास, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01. So you have 0.01 moles of the complex. इस complex के आपके पास 0.01 मोल है.
ठीक है, रिएक्शन आपके पास होगा तो क्लोरीन के साथ में ही Ag जो है वो रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद द क्लोरीन प्रेजेंट, सो इट विल बी NH3 का होल थ्राइस, इट विल बी 5NCl Cl2 प्लस AgNO3, ये आपको क्या देगा, ट्वाइस ऑफ AgCl एंड वॉट एवर दी अदर स्टफ इज, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 होगा, इससे 2 AgCl बनेंगे। तो अगर 1 मोल कॉम्प्लेक्स का होता है तो आपके पास 2 मोल AgCl के बन गए, आपको गिवन कितने मोल थे, 0.01, तो इफ 1 moles of the complex gives you 2 moles of silver chloride, तो 0.01 mole of the complex will yield AgCl 0.02 मोल। ठीक है, 1 मोल कॉम्प्लेक्स का आपको 2 मोल AgCl दे रहा था, तो आपके पास अगर 0.01 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स है तो आपके पास 0.02 मोल ऑफ द AgCl विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन। एनाल्डिहाइड P which does not undergo self-aldol condensation. It does not undergo self-aldol condensation. Only one CHO will be present in the whole compound. Gives benzaldehyde and 2 moles of Q. तो एक इंफॉर्मेशन हमको पता चली कि इसमें सिर्फ एक CHO ग्रुप है, और ये जब हम इसका ओजोनोलिसिस करा देते हैं, जब हम इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, जब आप इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है बेंजेल्डिहाइड विच इज दिस कंपाउंड। ठीक है, और आपको 2 मोल किसी Q कंपाउंड के मिल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कंपाउंड Q ऑन ऑक्सीडेशन विद सिल्वर आयंस, जिस तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है उसके लिए हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन ग्रुप्स को कन्वर्ट करता है और किन ग्रुप्स को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो यू हैव 2 मोल्स ऑफ Q, और Q जब आपके पास सिल्वर आयंस के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट इज yielding you oxalic acid. Now oxalic acid is COOH and COOH. ठीक है, तो सिल्वर आयंस के साथ हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, दैट विल बी योर एल्डिहाइड, यानी कि Q हमारे पास क्या हुआ, CHO एंड CHO। तो यहां पे हमारे पास 2 CHO के यूनिट बन रहे हैं। ठीक है, और हम अगर देखें इनका, हमें क्या चाहिए, फाइनल P के अंदर वी ओनली वांट 1 CHO ग्रुप टू बी देयर, तो बाकी सब आपके पास किसके प्रोडक्ट्स होंगे, ओजोनोलिसिस के। एवरी अदर CHO दैट इज फॉर्म्ड विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ द ओजोनोलिसिस ऑफ द कंपाउंड, सो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो फाइनल आपके पास P कितना हुआ, CH double bond CH, it is then CH double bond CH and CHO. ठीक है, you have 1 carbon here, 2 carbons here and 2 carbons here. ठीक है, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, एंड इसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 इज करेक्ट। Now moving on to the next question. The next question is, which of the following compound has most acidic hydrogen? आपके पास 4 कंपाउंड्स गिवन है, और इनमें डिफरेंस क्या है कि एक कंपाउंड में आपके पास ऑक्सीजन है, एक में आपके पास सल्फर है,
एक में आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और एक में आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कौन से वाला हाइड्रोजन आपके पास सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे? हमें एक बार को देखने से लगेगा कि सिंस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो शायद से ऑक्सीजन वाले एटम्स का होगा, नहीं। द रोल प्लेड हियर इज बाय द सल्फर, क्योंकि सल्फर के पास आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सिंस द सल्फर हैज दोज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इस वाले कंपाउंड के हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। सो दिस कंपाउंड will have the most acidic hydrogen due to the R effect of sulfur and vacancy of the d orbitals, ठीक है। So option B is correct here. Next question. Next question is about polymers and it is a theoretical question. I'll just read out the question. A polyurethane is the product of, so option A is correct, it is the product of toluene 2,6-diisocyanate and ethylene glycol in the presence of a suitable catalyst, a blowing agent. So question number 33 का आंसर आपके पास A है। Next question. The optical rotation, now this is about optical activity, पर लेकिन जो इस क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूला लग रहा है दैट इज जस्ट बेसिक सिंपल मैथ्स, बहुत छोटी क्लास का मैथ्स से ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द अल्फा फॉर्म ऑफ पायरानोस इज प्लस 150.7 डिग्री, ठीक है, एंड दैट ऑफ द बीटा फॉर्म प्लस 52.8 डिग्री, ठीक है। Full stop. In a solution, an equilibrium mixture of anomers, in solution, an equilibrium mixture of the anomers has an optical rotation of, finally जो आपके पास solution है उसका जो optical rotation है that is your plus 80.2 डिग्री, ठीक है। So the percentage of alpha form at equilibrium, इसमें आपके पास ये तीनों डेटा गिवन है, आपको बोला फाइनल सोल्यूशन का ये डिग्री रोटेशन हो रहा है, इसका इतना है, ठीक है। टोटल मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन का कितना परसेंटेज है अल्फा का, ये पूछा गया है। अगर इसका x परसेंटेज है तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स, तो लेट इसका परसेंटेज भी x%, इसका परसेंटेज क्या हुआ 100 माइनस एक्स, तो x% जो कंट्रीब्यूशन होगा आपके पास यानी कि x by 100 of 150.7 plus 100 minus x by 100 of 52.8 will be equal to 80.2, सब पॉजिटिव साइन में। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी 28%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो 34 क्वेश्चन का आंसर आपके पास आया है ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एल्काइंस। एल्काइन का आपके पास इसमें रिएक्शन हो रहा है और आपसे फाइनली पूछा गया है कि कौन सा आपके पास अमीनो एसिड बनेगा, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसीन, बिकॉज लास्ट में जो रिएक्शन हो रही है आपके पास दैट इज बाय अमोनिया HCN एंड उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो यू हैव दिस एल्काइन फॉर्म और इसका आपने मर्क्यूरेशन करवाया हुआ है, तो इससे क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH को जब हम HgSO4 एंड H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। दिस विल बी द कंपाउंड। फिर इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई है NH3 प्लस HCN एंड सेकेंडली द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक अमीन का ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH NH2 COH, it is alanine. Option B for this question is correct. The alanine will be formed here
ऑप्शन बी, ठीक है. इट इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल में आपको डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप्स गिवन है इस कंपाउंड के अंदर, उसका आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है, फिर रिडक्शन कराना है, फिर हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करानी है आपको. तो बेसिकली क्या है, कंपाउंड है आपके पास OH एंड दिस इज OH, ठीक है. जब आप इसमें H पॉजिटिव एंड हीटअप कर देंगे तो आपके पास ये जो OH वाला ग्रुप है एक हट जाएगा, ठीक है. आपके पास एक ऑक्सीजन H2O बेसिकली आपके पास हट जा रहा है इसके अंदर. H2O आपके पास हट जाएगा और ये जो दो रिंग्स है ये दोनों रिंग्स आपस में क्या कर जाएंगी, कंबाइन कर जाएंगी. तो बनेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास -H2O हो जा रहा है, ठीक है. फिर इसके बाद में रिएक्शन में आपने इसका रिडक्शन कराया. अगर हम रिडक्शन करवाएंगे इसका तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है. इट इज अ कीटोन ग्रुप. कीटोन का रिडक्शन करवाया, कंपाउंड सारा का सारा वैसे का वैसे ही रहेगा, OH. देन अगेन वी आर एडिंग इट विद H पॉजिटिव आयन, यानी कि H2O वगैरह से हम इसे ऐड कर रहे हैं. तो जिससे आपके पास अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो इस OH पे आपके पास एक H पॉजिटिव आयन आ जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, this will be OH whole twice and पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लग चुके हैं. फिर जब यहाँ से पूरा का पूरा आपके पास ये H2O यूनिट हट जाएगा तो ये दोनों रिंग्स कंबाइंड हो जाएंगे. दोनों रिंग्स आपके पास कंबाइन हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज H2O निकल गया है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है. तो इसमें आपके पास ऑप्शन C is correct. Option C is like this. It is correct. So coming on to the next question, question number 37. Question number 37 is saying कि consider the following salts. Which one of the following, which one when dissolved in water will produce an acidic solution? Which one या which ones? तो it has more than one option which could be correct. तो जो options है ABCD उसमें जो number है वो एक से ज़्यादा है, हो सकते हैं. आपके पास 4 सॉल्ट्स गिवन है और इसमें से आपको एसिडिक सोल्यूशन कौन देंगे. सो ऑल यू नीड टू नो इज, आपको अगर एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट इनके बारे में पता है सो यू कैन वर्क आउट ऑन दिस क्वेश्चन. कि पहली बात तो वो आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन देगा, वो सॉल्ट एक एसिडिक सोल्यूशन देगा जिसके जो आपके पास कंपोनेंट्स है उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बना हो, ठीक है. दैट solution will be acidic because it is formed by a strong acid and a weak base, so the salt should be an acidic salt. और इन चारों में यदि अगर हम देखें तो हमारे पास acidic salt है सबसे पहले वाला which is NH4Cl. It is made by a weak base NH3 and a strong acid HCl, ठीक है. So this is your acidic salt. दूसरा हमारे पास है एक KHSO4. Now this is not an acidic salt particularly, but अगर हम solution में देखें तो इसमें एक HSO4 नेगेटिव आयन आएगा जो कि आपके पास फर्दर डिसोसिएट हो सकता है H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर.
Now if you see it is providing H positive ion, the solution will be acidic. Although it is made of KOH and H2SO4, both are strong. पर क्या है इसमें आपके पास एक acidic hydrogen available है अभी भी. So when you have the availability of acidic hydrogen, the salt will produce an acidic solution. तीसरा हमारे पास जो है NaCN. NaCN strong base but weak acid का combination है. So weak acid, so it is a basic salt. Fourth वाला हमारे पास KNO3, it is a neutral salt because it is made of a strong base KOH and a strong acid HNO3. But it does not have any acidic hydrogens. That is why first and second will produce an acidic solution in water. So option B for this question is correct. So इस question का answer है आपके पास B. Coming to the next question. एक solid state का question. An alloy of copper, silver and gold is in CCP lattice. Oh, an alloy of copper, silver and gold is found to have copper constituting the CCP lattice. Copper आपके पास CCP lattice में है तो copper का coordination number क्या होगा? 4. ठीक है? फिर उसके बाद में if silver atoms occupy the edge centers, the silver atoms are occupying the edge centers, तो आपके और gold आपके पास क्या है एकदम body center में. ठीक है, gold is in the body center and silver is at the edge centers. तो silver का coordination number आपके पास क्या हो जाएगा? Silver का coordination will be 12 into 1 by 4 because it is at every edge. हर edge पे आपके पास ये आ रहा है. It is 12 into 1 by 4 that is 3. और गोल्ड का आपके पास क्योंकि ये बॉडी सेंटर में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक ही है. इसका पूरा का पूरा एक जो है पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है. सो द अलॉय, if silver atoms occupy the edge center and gold is present at the body center, the alloy will have the formula. Now the coordination number of AU will be 1. तो formula क्या होगा? Cu4 Ag3 and Au1. ठीक है? So इसमें option C is correct, which is Cu4 Ag3 and Au. तो इनका ratio is 4:3:1. ठीक है? तो question number 38 का आंसर आपके पास है C. Coming to the next question. The next question is saying, at low pressures, van der Waals equation is written as. जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है तो हम करेक्शन फैक्टर B को इग्नोर कर देते हैं और बहुत ही कम प्रेशर्स के ऊपर आपके पास इक्वेशन बन जाती है P प्लस A बाय V का स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू RT. ठीक है? So this is your ideal gas equation, that is van der Waals equation when you have very low pressures and you ignore the correction term of B. So the compressibility factor is then equal to, now what is compressibility factor? बस वो चीज़ पता होनी चाहिए. Z is equals to PV by RT and this is your compressibility factor. Z is equals to PV by RT, that is your compressibility factor. तो अब क्या करना है? इसी इक्वेशन में से आपको PV by RT निकालने की कोशिश करनी है और जो भी आपके पास आ जाए that is your answer. ठीक है? So now what will we do is हम इस V को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो it will be PV plus A by V is equals to RT. ठीक है? It is PV plus A by V is equals to RT आपके पास हो चुका है. अब इसमें क्या करें हम? PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A बाय V भी लिख सकते हैं. ठीक है? और अब ये RT अगर हम कॉमन निकाल लें तो Z PV बाय RT हमारे पास आ जाएगा.
तो PV by RT is equals to 1 minus A by VRT. ठीक है, RT अगर आपने यहाँ पे कॉमन निकाला है और नीचे लिख दिया है, तो यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए इट विल बी 1 माइनस A बाय VRT. ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन A इज करेक्ट, विच इज 1 माइनस A बाय VRT, या RTV लिखा हुआ है उसके अंदर. दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है A. Coming to the next question, it is a question of electrochemistry. और बिल्कुल ही सिंपल नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये आपके पास. कुछ भी आपको ई नॉट सेल तो नहीं निकालना है, सिंपल इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको गिवन है क्वेश्चन में. इक्वेशन में आपको डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमेट में, क्रोमियम में, Cr3 पॉजिटिव में, और इसमें आपके पास 14 H पॉजिटिव आयंस लगे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं रिएक्शन के अंदर. तो N की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 6. द वैल्यू ऑफ N इज 6. ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है? यू हैव H पॉजिटिव आयन 14, पर pH क्या गिवन है क्वेश्चन में? pH इज इक्वल्स टू 2, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर. देख करके क्वेश्चन को घबराया मत करिए, क्वेश्चन में आपके पास pH गिवन है, यानी कि यू आर गिवन विद द डेटा ऑफ H पॉजिटिव आयंस. सो द क्वेश्चन सेज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन इज. नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E नॉट सेल भी प्रोवाइडेड है 1.33 वोल्ट. व्हाट इज द पोटेंशियल एट pH2 जब pH इसका 2 है? इक्वेशन के अंदर ही आपको सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो इसके अलावा आपको चाहिए. दैट इज योर Cr2O72 नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर, Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है आपके पास 1 मोलर. तो ई सेल जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल एट pH2, दैट विल बी E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N. N हमारे पास क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, दैट इज 6. अभी लिखेंगे उसको लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन. ठीक है, सो यू हैव ई सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N लॉग ऑफ P बाय R. Now E cell will be equal to 1.33. All you need to do is put down the values only. It will be 1.33 minus 0.059 divided by 6 log of प्रोडक्ट. हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या है? Cr3 पॉजिटिव इज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो Cr3 पॉजिटिव हमारे पास 2 उसका कोफिशिएंट है, तो 1 मोलारिटी में हम इसे लिख देंगे 2 पर. ठीक है, आप चाहें तो एक दफे जैसे अगर मैंने लिखा है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा Cr3 पॉजिटिव लिख ले अंडरस्टैंड करने के लिए. और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? यू हैव डाइक्रोमेट, कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, 1 मोलारिटी, एंड यू हैव 14 H पॉजिटिव, यानी कि जो H पॉजिटिव आयंस है उनकी पावर कितनी हो जाएगी? 14. और H पॉजिटिव आयंस कितने थे? 10 की पावर -2. तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास? 28. ऊपर जाएगा पॉजिटिव का बन जाएगा, यानी कि ये चीज आपके पास किस में रहेगी? माइनस में ही रहने वाली है. ठीक है, सो दिस थिंग विल बी इन योर माइनस ओनली. ठीक, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आपके पास 1.054 वोल्ट, एंड द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज डी. सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपके पास डी. इसमें आपके पास आंसर आ रहा है 1.04 वोल्ट, 1.054 वोल्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए बेसिकली एक तो नर्स इक्वेशन ना बहुत जरूरी है आपको आना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशंस, एंड ये हार्डी-शुल्जे रूल पे चलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड
and you are given with some options about it. तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बात जाननी है कि हार्डी-स्कुल्जे रूल हमारे पास क्या कहता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी भी आयन पे उतना ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होता है विद द कोलॉइड. ठीक है, सो यू आर गिवन विद, जैसे आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 में से पहली बात तो सबसे ज्यादा चार्ज देखिए, सबसे ज्यादा चार्ज या तो फॉस्फेट आयन पे है या फिर एल्यूमिनियम आयन पे है. Now, one is the positively charged ion and the other one is your negatively charged ion. So what you need to understand is what type of colloid you are dealing with. Is it a positively charged colloid or is it a negatively charged colloid? So Fe क्या होगा आपके पास? Positive. So it is a positively charged colloid. तो it is a positively charged colloid. तो सबसे ज़्यादा coagulating power किसकी होगी? Phosphate ion की. So option A is correct. PO4 3 negative will have more coagulating power than SO4 2 negative. And since the colloid is positively charged, so we are not dealing with the positively charged options. So question number 41 का आंसर है आपके पास A. Next question number 42. Very simple question. Learn the कलर्स ऑफ द फ्लेम्स की कौन सी फ्लेम, कौन से एलिमेंट की फ्लेम किस कलर की होती है. तो अगर आप ये लर्न कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट की फ्लेम किस कलर की होती है तो आप ये क्वेश्चन बहुत फटाफट से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. और क्रिम्सन कलर की फ्लेम आपके पास या तो जैसे लिथियम वगैरह की होगी या फिर किसकी होती है, स्ट्रॉन्शियम की. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42 आंसर इज बी, स्ट्रॉन्शियम. कुछ सॉल्व करने का नहीं है, यू हैव टू लर्न दी कलर फ्लेम्स. क्वेश्चन नंबर 43 बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. गैल्वेनाइजेशन आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, रस्टिंग नहीं लगनी चाहिए, आयरन रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. तो कौन से एलिमेंट की कोटिंग करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन में? दैट इज योर जिंक. Galvanization is applying a coating of zinc over iron या फिर जिंक की कोटिंग कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है A. The option A is correct. It is zinc. Coming to the next question, question number 44. Again a theoretical question. If you know the formulas, Calgon आपके पास एक वाटर सॉफ्टनर होता है और इसमें आपके पास सोडियम के 6 एटम्स होते हैं, फॉस्फोरस की 6 एंड ऑक्सीजन के 18. तो अगर आप इस चीज को सॉल्व करके देखेंगे, जैसे मैं आपसे कह रही हूं आपके पास ये क्या होता है, इट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. सो इट विल बी योर Na2 ब्रैकेट में आपके पास होगा Na4, Na2, Na4, PO3 का होल 6. ठीक है, तो दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. सो इसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट एंड इट इज ए और बी में आपके पास ये डिफरेंस है कि यू हैव 2 एटम्स ऑफ सोडियम इन फर्स्ट ऑप्शन आउटसाइड एंड 2 एटम्स ऑफ सोडियम इन सेकेंड ऑप्शन आउटसाइड. ओके, the number of sodium is differing. ठीक है, so option A is correct. You have 6 atoms of sodium here, 6 atoms of phosphorus and 18 atoms of oxygen. So question number 44, A option is correct. Moving to the next question. इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट वाला है. Which one of the following option is an incorrect option? A, B, C या D में से कौन सा ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, तो आप इसमें कैसे देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेसिकली हमारे पास यही ट्रेंड फॉलो करेगी कि डाउनवर्ड्स आपके पास जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज. और एक छोटा सा कैच ये है कि जो साइज होता है आपके पास इन ये बोरॉन वाली फैमिली में, इट एक्चुअली डिक्रीजेस व्हेन यू मूव डाउन. तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास डिक्रीज थोड़े अलग ट्रेंड से होती है इसके अंदर. बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सब में इक्वल रहेगा आपके पास CH4 वगैरह में.
रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो लिथियम आपके पास सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है अदर देन सीजियम, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसका साइज बहुत छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच गया ऑप्शन 45 का डी हमारे पास, लेकिन हम उसे एक बार देख लेते हैं कि सिलिकॉन इसमें लिखा हुआ है कि फास्फोरस से कम मेटेलिक कैरेक्टर का होता है, तो कैच यहीं पे आपके पास सबसे ज्यादा है कि सिलिकॉन के अंदर फिर भी थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर होगा रादर देन फास्फोरस। फास्फोरस आपके पास ऑन दिस साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ज्यादा आता है कंपेयर टू दिस साइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है आपके पास और उसमें आपको हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब आपके पास XeF6 का हाइड्रोलिसिस होता है तो इट प्रोड्यूसेस XeO3 एंड इट गिव्स 6HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फॉर द जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे यू विल गेट XeO3। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है आपके पास सी, दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोरॉन के बारे में है, बोरॉन के कंपाउंड से कंसर्न करता है और ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बोरिंग वगैरह लगता होगा, लेकिन ये पढ़ना जरूर होता है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि अगर ये फलाना रिएक्शंस हो रही हैं और टेम्परेचर अगर हम पहली रिएक्शन के लिए कम प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़्यादा नेक्स्ट वाली के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या चीज़ें बनेंगी। ठीक है, so you have been asked H3BO3 at temperature T1 will give X and at temperature T2 अगर हम X को further heat करें तो आपके पास बन जाएगा Y। Lastly आपके पास बन रहा है B2O3। तो X और Y आपको पता करने हैं कि कौन से हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी आपके पास, the question is saying H3BO3, तो यहां पे हम यूज करें 100 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव HbO2। और ज्यादा टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस अगर हम यूज करें इट गिव्स H2B4O7। ठीक है, तो इट इज फर्स्ट X है आपके पास दैट इज HbO2 एंड जो आपके पास Y है दैट इज H2B4O7। नाउ वी हैव टू सी विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। एक में आपको दे रखा है मेटाबोरिक एसिड, एक में दे रखा है टेट्राबोरिक एसिड, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहले ही ऑप्शन में आपके पास दे रखा है मेटाबोरिक एसिड एंड टेट्राबोरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है आपके पास ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इट इज अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली इंक्रीजेस विद द ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का होगा पॉजिटिव में, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाता है, दिस इज द फैक्ट। और क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इंक्रीज कर जाता है हमारे पास, तो इट बिकम्स मोर एसिडिक बिकॉज इट कैन गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा एसिडिक आपके पास एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रेंड से चलाएं तो जनरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ए। जितना ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके पास नाइट्रोजन पे इंक्रीज करता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपके पास होगा ऑक्साइड कौन सा, N2O5। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है आपके पास ए। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 49, theoretical question, which is not the common component of photochemical smog? Photochemical smog is basically because of the जो भी आपके पास ये एयर में pollutants होते हैं और जो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देते हैं जो फर्दर आपके पास डैमेज कर सकता है। तो कौन सा इसमें से फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनाता, दैट इज योर SO2।
जो सनलाइट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं बनाते, दैट इज योर SO2. सो क्वेश्चन नंबर 49, द आंसर इज SO2. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स, कि इनकरेक्ट ऑर्डर अबाउट बॉन्ड एंगल्स. इसमें से कौन सा भी आपके पास जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है इनकरेक्ट होता है. तो यू हैव टू लर्न सम बॉन्ड ऑर्डर्स एंड यू हैव टू नो सम ट्रेंड्स. ठीक है. तो इसमें से आपके पास जो ऑप्शन इनकरेक्ट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. SF6 में आपके पास एंगल होता है 90 डिग्री. NH3 में 107. Then you have H2O, I think it is H2O, it is 109. And OF2, it is 103. ठीक है. और ये इनकरेक्ट ऑर्डर है. आप देख सकते हैं OF2 में जो एंगल है आपके पास दैट इज लेस देन द एंगल्स ऑफ NH3 एंड H2O. ठीक है. बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शंस ये वाले एंगल एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा खिसक जाते हैं. इसमें तो 3 हाइड्रोजन्स होते हैं. इसमें आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप है तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जो भी 90 डिग्री का एंगल है वो ही रहता है. इसमें आपके पास पिरामिडल शेप बन रहा है. सो यू हैव दिस lone pair and bond pair repulsion. You have lone pair repulsion. Again lone pair repulsions. ठीक है. तो इसमें ये एंगल आपके पास फर्दर छोटा हो गया है. ठीक है. सो द ऑप्शन करेक्ट फॉर दिस वन इज योर सी. SF6 लेस देन NH3 लेस देन H2O लेस देन OF2. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो आप देख रहे होंगे जैसे ज्यादा करके सवाल जो होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, व्हाट इज द प्लस पॉइंट? द प्लस पॉइंट इज यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस. And second, you can attempt this paper, the chemistry section, in less time compared to the physics and maths. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद करने का अगर आपका टेंडेंसी अच्छा है, नहीं भी अच्छा है, and if you want to write it, बहुत राइटिंग का प्रैक्टिस है, तो आप इस वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंपेरेटिवली एक थोड़ा आगे प्लस पॉइंट में रह सकते हैं. एंड अगर आपको रट्टा नहीं मारना है, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस इट. क्योंकि जो थियोरेटिकल चीजें होती हैं उन्हें हमें लर्न करना चाहिए रादर देन द स्क्रैमिंग, या फिर एकदम बिल्कुल दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जितना भी उसे लिख करके देखेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेटर हो सकता है. और टेस्ट आप जरूर देते रहा करिए. जितने ज्यादा आप टेस्ट देते रहेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस बनेगा और आपको पता चलेगा व्हाट इज योर पोटेंशियल एंड वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड इन अ कॉम्पिटिशन, व्हाट एरियाज टू फोकस ऑन एंड व्हाट एरियाज यू आर परफेक्ट इन. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट एंड ऑल. थैंक यू.